हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एसेंशियल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा सबसे पहला एसेंशियल है वो है टू पार्टीज। जाहिर सी बात है कि कोई भी एक पर्सन अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेट्स सपोज मुझे शूज को सेल करना है, ऐसा तो है नहीं, खुद ही मैं सेलर हूँ, खुद ही मैं बायर हूँ। जाहिर सी बात है भाई, मैं हूं और एक आप हो, मैंने आपको सेल किया तो मैं सेलर हुई और आप बायर हुए। तो यहाँ पे टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, क्योंकि कोई भी एक पर्सन एक टाइम पे सेलर और एक टाइम पे बायर नहीं हो सकता। इसी भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 यही कहता है। अब चाहे वो दो पर्सन नेचुरल पर्सन क्यों ना हो, जैसे कि आप और हम, या फिर आर्टिफिशियल एंटिटी क्यों ना हो, जैसे कंपनीज, लीगल पार्टनरशिप फर्म्स, वे हमारी आर्टिफिशियल एंटिटी है, वो स्यू कर भी सकती है और स्यू भी हो सकती है। इन स्टेट ऑफ ये केस लॉ है, ये और एक काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि आपको ये जो टॉपिक्स है समझने में हेल्प करेगा। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि पार्टनरशिप जो थी वो डिसॉल्व हो गई। अब जब डिसॉल्व हुई, जो उसके एसेट्स थे, जो उसके लायबिलिटीज थी, वो जब पार्टनर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो सेल्स टैक्स ऑफिसर था वो ये चाहता था कि जो ये ट्रांजेक्शन है इस पर वो टैक्स लगाए, पर ऐसा वो नहीं कर सका क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म है वो एक अकेली है। जो पार्टनर्स है उसके, जो पार्टनरशिप फर्म के ओनर है वो जॉइंट ओनर है। लेट्स वो जॉइंट ओनर है। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो विद इन द पार्टनरशिप फर्म हुई है, उसने किसी और के साथ ट्रांजेक्शन नहीं की है। तो इसलिए जो ये सेल्स टैक्स ऑफिसर है वो इस पर टैक्स नहीं लगा पाया और जो ये केस है वो रमनलाल एस एंड कंपनी के जीत गई, क्योंकि पार्टनर्स इसके जॉइंट ओनर थे। तो इसलिए वो तो बोथ, सो एट द सेम टाइम दे कांट बी बोथ बायर एंड सेलर। Second is that the parties must intend to create legal obligations. Social or domestic agreements are not enforceable. जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लीगल ऑब्लिगेशंस है, अगर किसी एग्रीमेंट के साथ लीगल ऑब्लिगेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, जो ये कहे उसमें सोशल ऑब्लिगेशंस है, डोमेस्टिक टाइप की कुछ ऑब्लिगेशंस है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए आपको इसमें कुछ इसलिए जो उसमें एग्रीमेंट पे जो होंगे वो क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक हस्बैंड, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है ये, जिसमें एक हस्बैंड ने कहा था कि मैं जब बाहर रहूंगा तो मैं तुम्हें हर महीने कुछ अमाउंट की मेंटेनेंस के रूप में दे दूंगा। अब हुआ क्या कि जो हस्बैंड है वो फेल्ड हो गया, जितना से अमाउंट कहा था उतना दे नहीं पाया। तो इसलिए वाइफ गई कोर्ट के पास, उसने कहा कि तो हस्बैंड मेरा मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो इसको केस ठोक दिया। फिर कोर्ट ने कहा कि देखो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट ये नहीं है, तो इसलिए आप जो है इसको क्लेम नहीं कर सकती। वो 6 और 7 इसी बात को बताते हैं कि अगर लीगल रिलेशनशिप है तो हम किसी को कोर्ट में स्यू कर देंगे, वरना हम स्यू नहीं कर सकते किसी को कोर्ट में। थर्ड पॉइंट इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती ही है। पहली बात तो ये कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन भी हो सकता है, साथ ही साथ वो स्पोकन भी हो सकता है। मतलब मैंने एक पेपर लिया, उस पर मैंने लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये तो हो गया मेरा रिटन एग्रीमेंट। एक है कि मैं अपने मुंह से बोल दिया, सॉरी फॉर द ड्राइंग।
ओके, तो जो दोनों एग्रीमेंट है ये दोनों कोर्ट में एनफोर्सेबल है, पर जो ये वाला एग्रीमेंट है इसके ऊपर जो भरोसा है वो ज्यादा है क्योंकि ये लिखित रूप में है। दूसरी बात, कुछ केस इस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर केवल और केवल लिखित एग्रीमेंट होना जरूरी है। ऐसा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, उसमें इंश्योरर और जो जिसने इंश्योरेंस किया है उसके बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, वरना जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। और कुछ केस में तो जो कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन है वो भी जरूरी है, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली और साफ साफ बोल देना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल है, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। उसने ये तो कहा कि मैं तुम्हें 100 टन ऑयल की बेच दूंगा। उसने तो कहा नहीं मैं तुम्हें मिट्टी का तेल बेचूंगा, तुम्हें मैं मस्टर्ड ऑयल सेल करूंगा, तुम्हें मैं आलमंड ऑयल सेल करूंगा, तुम्हें मैं कौन सी टाइप का ऑयल सेंड करूंगा, ये तो उसने बताया नहीं। तो इसलिए ये एक वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और देखिए महाराज जी, इनडेफिनेट ईयर्स, भाई कुछ साल के तो अलग बात है, इनडेफिनेट साल कुछ पता ही नहीं, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो काम लिखा हुआ है वो ऐसे हो कि वो परफॉर्म कर सके। भाई जिसे हम कर ही सकते, कोई कहने लगा कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ के लेकर आ जाऊंगा, अब वो तो भाई काम तो हो नहीं सकता है नहीं, तो इसलिए कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। वाह, मैजिक किया और खजाना सामने आ गया, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? सिंपल आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आई बारी सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो ये 5 पॉइंट्स थे, ये 5 पॉइंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अदर एसेंशियल्स थे। अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक एसेंशियल्स जो गिवन है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 1 मिनट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, या कहे तो एग्रीमेंट। जाहिर सी बात है बिना एग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है एग्रीमेंट। सेकंड इज फ्री कंसेंट। यहाँ पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। कोर्शन, फ्रॉड, जितने भी ये एलिमेंट्स है वो नहीं होने चाहिए। पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए। टू 1 मिनट प्लीज। Sorry. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in same sense. तो इसमें कहा गया है कि दो या दो से ज्यादा लोग फ्री कंसेंट में जब होंगे जब वे एक चीज पर एक ही तरीके से एग्री होंगे। ये कहा कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री इफ it is not caused by coercion, दबदबा, undue influence, बेकार का इन्फ्लुएंस करना, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए, एक है ए, अनदर इज, फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी।
ए के पास 2 कार है, ठीक है। ए ने कहा कि मैं तुम्हें एक कार सेल कर दूंगा। बी को लगा ए के पास 2 कार है, उसमें रेड और ब्लैक है। ए ने कहा कि मैं तुम्हें एक कार सेल करूंगा। बी को लगा कि उसे वो ब्लैक कार सेल करेगा, पर लेकिन वो उसे रेड कार सेल करने वाला था। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, बेसिकली स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है कि उसे कौन सी कार सेल करने वाला है। तो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं। जो हमारे कंसेंसस एड आइटम है वो स्पेसिफिकली स्टेटेड, या क्लैरिटी होना। To determine consensus at item, the language should be clearly drafted. Clear words में कहना था उसे कि मैं तुम्हें रेड कार बेचने वाला हूँ इतने के लिए, क्या तुम मुझे खरीदोगे? वो कहता हाँ ठीक है, ना कहता तब तो ठीक है। दोनों ही केसेस में ठीक है। एग्जाम्पल 12। अब भाई एक और इसमें दिया हुआ है कि ये है ए और ये है बी। ए ने बी को बंदूक की नोक पे कहा कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो। अब बी बंदूक की नोक पे था, उसने कहा ठीक है भाई ले ले। तो ये कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक अंडर कोर्शन है, इस पे दबदबा है, उसे धमकाया गया, मतलब उसे डराया गया। अब जो हमारे वर्ड कोर्शन है, अंडर इन्फ्लुएंस है, वो आप आगे पढ़ोगे यूनिट 3 में। ये यूनिट 1 है। Now the third point comes capacity of the parties. इसका मीनिंग है कि जो पर्सन है उसके पास एक लीगल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे एंटर कर सके। हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा था कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग माइनर, ओल्ड एज पर्सन, अनसाउंड माइंड का पर्सन और हैंडीकैप्ड वो एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पर लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें ओल्ड मैन और हमारा हैंडीकैप्ड पर्सन एंटर कर सकते हैं। हिंदू लॉ में और आईसीए में 2 चीज कॉमन है। एक तो है कि जो हमारे माइनर है वो एंटर नहीं कर सकते। सेकेंड इज जो हमारे इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, अगर तो अनसाउंड माइंड वाले पर्सन वे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अगेन जो हमारा हिंदू लॉ है उसने माइनर की जो एज है वो है 16 इयर्स, यहाँ पे एज है 18 इयर्स। सो आप आई होप आपको डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अभी से बढ़ते हैं। Section 11 of the Indian Contract Act specifies that every person is competent to contract who age of majority according to the law to which he is subject. Age of majority मतलब 18 years of age, is of sound mind, पागल नहीं हो वो, sound mind का हो, is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. मतलब क्रिमिनल नहीं होते, क्रिमिनल, फॉरेन एनिमीज वगैरह वगैरह वगैरह। क्वालिफिकेशन है मस्ट बी ऑफ 18 years एज। क्वालिफिकेशन बी लूनेटिक, इडियट, शराबी, ड्रंकन पर्सन, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट है। इंटॉक्सिकेंट के जो इन्फ्लुएंस है वो भी नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन सी एनिमीज, फॉरेन सॉवरेन्स, कन्विक्ट्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। They are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law. और अगर माइनर, लूनेटिक पर्सन या फिर ये एनिमीज वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में अगर आ गए तो ये भाई ये कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। Now fourth comes consideration, जिसे हम कहते हैं quid pro quo या कह दो समथिंग इन रिटर्न। लेट सपोज मैं हूं और एक आपको, दिस इज 1 मिनट, आई एंड दिस इज यू। मैंने आपको कहा कि मैं आपको सीए फाउंडेशन का पढ़ाऊंगी, ओके।
और आपसे कहा कि आप मुझे इसके बदले लेट्स सपोज 5000 फीस दे देना, हालांकि मैं यूट्यूब पे फ्री करवा रही हूँ ये तो आपको 5000। तो आपने सीए पढ़ने के लिए मुझे 5000 रुपीज दिए, ये है कंसिडरेशन मेरे लिए। मैंने आपके 5000 रुपीज लिए और आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाया, ये है कंसिडरेशन आपके लिए। ओके, a valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, किसी को right, interest, profit या benefit, or some forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered, undertaken by the other। जो यहाँ पे लिखा हुआ जितना भी इन डिटेल आप पढ़ोगे यूनिट 2 के अंदर, तो यहाँ पे इसकी चिंता मत कीजिए। 13. A agrees to sell his books to B for 100. B's promise to pay 100 is the consideration for A's promise to sell his books, और A promise to sell the books is the consideration for B's promise to pay 100। मतलब एक प्रॉमिस दूसरी प्रॉमिस का कंसिडरेशन होता है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, लॉफुल होना चाहिए भाई। इज नॉट, अगर कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होगा, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, डिफीट प्रोविजंस ऑफ लॉ, fraudulent, involve injury, person, property, court of another court, और कोर्ट इसे रिगार्ड करते इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सॉरी, A agrees to sell his house to B against 100 kilograms of cocaine drugs। तो ये इलीगल एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। जो ये हमारे ड्रग्स भाई साहब है वो एक अनलॉफुल चीज है, तो ये कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक इलीगल एग्रीमेंट है। नंबर 6 इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। Agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal or void। Illegal agreement और एक void agreement क्या है, वो types of contract में आप पढ़ने ही वाले हो, फिर बता रही थी फिर भी। An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law। A void agreement is one without any legal effects। Okay? इलीगल एग्रीमेंट में जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और वॉइड में लीगल इफेक्ट है ही नहीं कोई सा भाई। 16 देखते हैं, एग्जांपल 16। थ्रेट टू कमिट मर्डर, मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। An agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings, etc. are classic examples of void agreements। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड आई होप आपको आज ही समझ में आ गया होगा। इसका एक हमको चार्ट भी गिवन है ICAI की बुक में, एंड इट इज हियर कि कौन से सेक्शन 10 के अंदर है और कौन सा सेक्शन 10 के अंदर नहीं है। दिस वन एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, ये सब हमने पढ़ लिया अभी। ओके, और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आपको अगर डाउट हो सो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी करना, इसे शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। Bye.